सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष इतिहास की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी की कक्षा 7 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत 2, जिस पुस्तक का नाम है, इसका पार्ट 4 देखने जा रहे हैं, मुग़ल साम्राज्य। इसमें हम टू द पॉइंट नोट्स देखेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में आके विजिट कर सकते हैं। कहीं भी जीके का पार्ट आ रहा है या फिर जीएस का पार्ट आ रहा है, किसी भी एग्ज़ाम में आप वहाँ दे रहे हैं और सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सीएचएसएल आता है, सीजीएल भी आता है, ठीक है, और भी फर्दर सीपीओ, एसआई, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं एसएससी के, या दिल्ली पुलिस, है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ जीके जीएस ज़रूर आता है, ठीक है। और जहाँ आता है जीके जीएस, उसके लिए एकदम बेहतरीन सीरीज़ होने वाली है ये, क्योंकि जीके और जीएस का आधे से ज़्यादा पार्ट जो है वो एसएसटी कवर करता है। एसएसटी में आपकी हिस्ट्री आती है, पॉलिटिकल साइंस आती है और ज्योग्राफी आती है, ठीक है। और उसके बाद जब हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, चैप्टर वाइज टू द पॉइंट नोट्स, उसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज़ भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले या थोड़े टाइम पहले आप उसको देख सकें और अपनी रिवीजन कर सकें, ठीक है। हमारा मेन काम होता है एग्ज़ाम में उस चीज़ को रिटेन रखना, ठीक है, और अपना बेहतर आउटपुट देना, ठीक। पहली बात ये। दूसरी बात ये हुई, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट में आपने पेपर सेकंड लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपने एसएसटी चूज़ किया हुआ है। एसएसटी 60 मार्क्स का आता है इसमें, ठीक है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इन तीनों को ही कंबाइन करके 60 नंबर का पूछा जाता है, ठीक। तो सीटेट के लिए तो ये एकदम रामबाण सीरीज़ है ही, साथ में जीके जीएस जहाँ भी आ रहा है किसी भी एग्ज़ाम में, उसके लिए भी ये अच्छा एक इनिशिएटिव कह सकते हैं, बेहतर शुरुआत कह सकते हैं, ठीक है। वो आप वीडियोस को देखेंगे, टू द पॉइंट चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, और एग्ज़ाम्स में इनसे क्वेश्चन बनते हुए भी देखेंगे तो अपने आप ही लगेगा आपको, हाँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से। क्योंकि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका जो बेस है ना, आधार है, वो एनसीईआरटी रहते ही रहता है। और अगर जीके जीएस की बात करें तो उसमें तो बिल्कुल ही रहेगा, क्योंकि जीके के प्रश्न कहाँ से बनेंगे, या तो एसएसटी से बनेंगे या तो साइंस से बनेंगे, ठीक है। यही है। एसएसटी में कितने सब्जेक्ट्स आ गए आपकी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, है ना। साइंस में फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, है ना। यही सही आपका जीके का पूरा पार्ट कवर होता है, ठीक। तो फिलहाल हम एसएसटी को लेकर चल रहे हैं। इन फ्यूचर अगर आपका सपोर्ट रहा और आपकी डिमांड रही तो साइंस को भी कवर अप करेंगे। चलिए, तो समय को नष्ट ना करते हुए हम चीज़ें प्रारंभ करेंगे और टू द पॉइंट चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे। पार्ट 4, मुग़ल साम्राज्य, हमारे अतीत 2, कक्षा 7। चलिए, यह हमारा चैप्टर है। देखिए, किसी भी चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ी सी भूमिका बांध लेते हैं ताकि चैप्टर को समझने में हमें आसानी हो जाए, है ना। किसी भी चीज़ को कहीं से भी उठा के प्रारंभ कर देना, है ना, तो चीज़ें भी समझ में नहीं आती हैं, तो थोड़ी सी भूमिका बांधना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ हम ज़रूर पढ़ेंगे, इसका क्या कहना चाह रहा है मुग़ल साम्राज्य, है ना। चलिए, बाकी 3 पार्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है ना, जो मैंने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आपको प्रोवाइड किया हुआ है, अगर वहाँ से आपने पढ़ा हुआ है तो अगर इस भूमिका को ना पढ़ें फिर भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए, फिलहाल पढ़ते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक नए साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था, अर्थात एक बड़ा साम्राज्य जो कि लंबी अवधि तक चल सके। इतिहास में ऐसा कोई नहीं हुआ जो मुग़ल साम्राज्य ने करके दिखाया, है ना। काफ़ी टाइम तक मुग़लों का राज्य रहा, है ना। हम पढ़ेंगे अभी सभी मुग़ल शासकों के बारे में ही पढ़ेंगे, टू द पॉइंट, है ना। चलिए, 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। फॉर एग्जाम्पल, अकबर ने प्रशासन संबंधी कई सुधार किए, है ना। तो उनके जाने के बाद भी या पूरे साम्राज्य के पतन के बाद भी उनके विचार जो हैं वो आज भी विद्यमान हैं, है ना, ऐसा आप कह सकते हैं। आगे देखिए, यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी
जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने आप को अछूता ना रख सके। आज के भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, है ना। आपको पता है यह मुगल का पूरा शासन जो है लाल किले से ही चलता था। ठीक है, चलिए ये तो ही भूमिका। अब सीधा टू द पॉइंट चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे हम। मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं क्या क्या आपको करना है और क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है जी, चलिए प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जस्ट 1 सेकेंड। ओके, मुगल कौन थे? कौन थे मुगल? जी हाँ, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से अगर हम बात करें तो वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खान, जिसकी मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई, उसके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, अगर माता की ओर से पूछा जाए तो चंगेज़ खान। ठीक, अब देखते हैं पिता की ओर से। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, उसके वंशज थे। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, माता की ओर से वे किस शासक के वंशज थे, है ना, या पिता की ओर से वो किस शासक के वंशज थे। तो याद रखना है, माता की ओर से पूछा जाए मंगोल के चंगेज़ खान। ठीक है, पिता की ओर से पूछा जाए तैमूर। ठीक है, चलिए। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। आपको पता है चंगेज़ खान मंगोल साम्राज्य का शासक, मतलब इतना बड़ा साम्राज्य उसने स्थापित किया और ऐसा नरसंहार किया था, मतलब इतनी लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा था। चंगेज़ खान ने बहुत ज़्यादा नरसंहार मचाया था। तो शायद यही कारण रहा हो कि मुगल जो है अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, है ना। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी। अब देखिए उज़्बेक भी कहीं ना कहीं यही मंगोल या मुगल से ही कह सकते हैं आप संबंधित है। ठीक है, दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे। यानी जहाँ पिता की ओर से जो थे ना वंशज, तैमूर के वंशज, तो तैमूर के वंशज होने पर बहुत गर्व होता था मुगलों को। क्यों होता था? ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने अर्थात तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। समझे, इसलिए वो गर्व करते थे तैमूर के वंशज होने पर। ठीक है, चलिए दोनों चीज़ें मैंने बता दी, क्या कहलवाना पसंद नहीं करते थे और क्या कहलवाना पसंद करते थे। ठीक है जी, आगे चलेंगे, टू द पॉइंट ही चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे। अगला है आपका मुगल सैन्य अभियान। ठीक है, सब टॉपिक है। प्रथम मुगल शासक बाबर थे, पता होगा आपको, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, 1526 से 1530 तक इनका शासनकाल रहा। उन्होंने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 12, मतलब मात्र 12 वर्ष की आयु में ही वो फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त हो गया था उसे। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें यहाँ से याद रखना है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो है वो बाबर हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 1494, ठीक है, ये सन याद रखना है। और फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ उस समय इनकी आयु कितनी थी, कितनी उम्र के थे ये? 12 वर्ष के। ठीक है, यहाँ से 3 चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली एवं आगरा को अपने कब्जे में ले लिया, कब्जे में कर लिया, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ और याद रखनी है आपको, 1504 में काबुल पर कब्जा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 1526 में ये पहला पानीपत का युद्ध इसी टाइम हुआ था, 1526 में ही। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी जो थे लोदी वंश के शासक हैं, दिल्ली के शासक थे उस समय, और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था बाबर ने और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। चलिए आगे देखेंगे। आगे एक छोटा सा फैक्ट और है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये तोप का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इस तोप का इस्तेमाल पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। किसने किया था, नीचे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एक, और बना भी हुआ है, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने
इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। युद्धों में तोप का इस्तेमाल सबसे पहले किस शताब्दी में हुआ? 16वीं शताब्दी में। ठीक है। किस लड़ाई में हुआ? पानीपत की पहली लड़ाई में। ठीक है। किसने किया सबसे पहले प्रयोग? बाबर ने। ठीक है। 2-3 इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे और ये आपको करके जाने हैं। टू द पॉइंट आगे चलेंगे। अब देखिए, मुगल सम्राट की जो वंशावली है यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले बाबर के बारे में देखेंगे हम। ठीक है। लाइन वाइज जो भी इनके वंशज रहे हैं मुगल साम्राज्य के। ठीक, चलिए देखते चलेंगे एक एक करके। मुगल सम्राट, जो मुगल सम्राट हुए हैं उन सब के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। चलिए, जैसा कि मैंने बताया, बाबर जो थे वो पहले मुगल सम्राट थे। इन्होंने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। सबसे पहले बाबर के पिताजी का नाम उमर शेख। ठीक है। उमर शेख इनके पिता थे बाबर के। ठीक। कार्यकाल दिया हुआ इनका बाबर का 1526 से 1530। चलिए आगे चलेंगे। इनके द्वारा जीते गए या फिर लड़े गए कुछ युद्ध दिए गए हैं लाइन वाइज, उनको देखेंगे। सन 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। किसने? बाबर ने। अब यहाँ से सीधा सीधा एक क्वेश्चन बनेगा, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में। आपको ध्यान में रखना है किस किस के बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी कौन थे? ये दिल्ली के शासक थे लोदी वंश के उस समय 1526 में। ठीक है। इनको ही हरा करके बाबर ने पूरे दिल्ली में भी और भारत में भी बोल लीजिए मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है। ये तो ही पहले युद्ध के बाद इनके द्वारा लड़े गए। अब दूसरा युद्ध आता है 1527 में। ये लाइन वाइज ही हैं सारे इनके युद्ध। ठीक है। 1527 में, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं तो शायद और बेटर लगे और अच्छा लगे। ठीक है। 1527 में युद्ध हुआ खानवा का युद्ध। ये खानवा नामक स्थान पे हुआ, इसलिए इसको खानवा का युद्ध कहा जाता है। ये हुआ राणा संगा के साथ, जो कि राजपूत थे। ठीक है। राणा संगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था। किसने? बाबर ने। ध्यान रखना, 1527 खानवा का युद्ध, राणा संगा को हराया किसने? बाबर ने। ये सारे के सारे युद्ध जो है ना, ये बाबर ने ही जीते हैं। ध्यान रखना, किसी में हारा नहीं है बाबर। तो इतना शक्तिशाली शासक आप बोल सकते हैं वो था। ठीक। अब आते हैं 1528 में। 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध। ये चंदेरी में हुआ था, इसलिए इसको चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें इसने राजपूतों को ही हराया। ठीक है। और वो कौन थे? मेदिनी राय। ठीक है। क्या नाम है? मेदिनी राय। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा नहीं था, मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है। मेदिनी राय को हराया था चंदेरी में। ठीक है। कौन से युद्ध में हराया, कब हुआ, किसको हराया, ये 3 चीज़ें याद रखनी है हर युद्ध में से। ठीक है। चलिए अगला युद्ध देखेंगे। अच्छा, अगले से पहले एक लाइन लिखी हुई है, देख लेते हैं। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया बाबर ने। चलो ठीक है, जनरल फैक्ट है। चलिए आगे देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, कलर चेंज कर लेना चाहिए। चलिए, सन 1529 में, ठीक है, ये लिखा नहीं था, ये मैंने अलग से मेंशन कर दिया क्योंकि 4 युद्ध इसके बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं इसके जीवन के, है ना। तो 1529 लिखा नहीं था, मैंने खुद ही मेंशन कर दिया है इसमें। ठीक, 1529 ये घाघरा में युद्ध हुआ था। कहाँ पे? घाघरा में। ठीक है। इसमें इसने अफगानों को हराया था। किसको हराया? अफगानों को। किसने हराया? बाबर ने। सारे युद्ध जो हैं वो बाबर ने ही जीते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो लाइन वाइज आपको याद रखना है 1526, 27, 28, 29। ठीक है। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। ठीक। और यहाँ इब्राहिम लोदी, राणा संगा और मेदिनी राय और अफगान। ठीक है। लाइन से ही याद करना है। ठीक है। चलिए, आशा चाहिए समझ में आ रही होंगी। अच्छा, इसके नीचे ना एक ग्रंथ दिया गया है, बाबरनामा। ठीक है। ये बाबर के बारे में ही इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक। चलिए आगे चलेंगे। ये पहले मुगल सम्राट के बारे में हमने अच्छे से और डीप में शायद स्टडी कर लिया है। यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आशा है आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं दूसरे शासक हुमायूं। ठीक है जी। हुमायूं का शासनकाल कुछ अजीबोगरीब कह सकते हैं आप। क्यों कह सकते हैं? 1530 से 1540 तक रहा, उसके बाद 1555 से 1556 तक। क्यों रहा ऐसा काल? बीच में क्या हुआ, पढ़ेंगे अभी तो पता चल जाएगा। देखिए, पहला बिंदु लिखा इनके बारे में। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान। ठीक है। हुमायूं का भाई कौन था? मिर्ज़ा कामरान, याद रखना है। चलिए, मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान
जिसे शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शेर खान को शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। अब ये 2 बार है ना, ये 2 युद्ध हुए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको याद कर लीजिएगा। 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में। इन दोनों ही युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी। ठीक है, इस हार के बाद ही वो ईरान भाग गया था। देखो लिखा भी हुआ है, इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। ठीक है, हार के, वो डर के बोल लीजिए, या हार के, या साथ ना मिलने के कारण वह ईरान की ओर भाग गया था। लेकिन कहते हैं ना, जो भाई जिसको अपनी सत्ता हासिल करनी होती है वो फिर से लौट के आता है, तो हुमायूं भी फिर लौट के आया। ठीक है, सन 1555 में ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली। किसकी मदद ली? सफ़ाविद शाह, ये नाम याद रखना है, क्योंकि इसी की मदद ली तभी जाकर इसने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मुग़ल शासन जो है दोबारा से प्रारंभ हो पाता, है ना। तो इसकी मदद ली उसने। 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में, उसके अगले साल ही मतलब 1556 में, इसी इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि हुमायूं का पूरा जीवन लुढ़कते लुढ़कते बीता है ना, कहीं इधर उधर दर बदर के भटक रहा है। तो ऐसा कई इतिहासकारों ने कहा है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ना। तो ऐसा माना जाता है कि ये इनकी कुछ लाइब्रेरी थी जहाँ पे ये मतलब पढ़ने लिखने का सामान वगैरह रखते थे, उसी की सीढ़ियों से ही गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इन्हीं के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है, हुमायूं नामा। ठीक है, किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। ये इन्हीं की बेगम थी, गुलबदन बेगम। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट चीज़ें चल रही हैं, आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए आगे चलेंगे। अब चलेंगे तीसरे शासक के बारे में। तीसरे शासक हैं आपके अकबर। ठीक है, जिसे आप जलालुद्दीन या जलाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इनका कार्यकाल देख लीजिए आप, 1556 से 1605। ठीक, चलिए अब थोड़ा बड़ा कर लेंगे। चलिए अकबर के बारे में जानेंगे अब। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। देखिए, मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही वे सम्राट बन गए थे। ठीक है जी, याद रखिए, कभी कभार ये वर्ष भी पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, 13 वर्ष। आगे देखेंगे, उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, 3 अवधियाँ या 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, एक एक करके देख लेंगे। पहले पहला पॉइंट करेंगे, 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान, ठीक है, बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें की उसने 1556 से 1570 के बीच में। यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है? संरक्षक, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। ठीक, एक इम्पोर्टेंट, सौतेला भाई बार बार आ रहा है, मिर्ज़ा हाकिम, ये ध्यान रखना। ठीक, और एक इसके बाद है सिसोदिया की राजधानी इंपॉर्टेंट है चित्तौड़। ठीक है, 1568 में इस पर विजय प्राप्त की। उसके पश्चात 1569 में रणथंभौर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताता चलूँगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसे आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, उसको लेके चल रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा इसी के नीचे है, कलर चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक, दूसरा है 1570 से 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579 से 1580 में मिर्ज़ा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। ठीक है, तो इस दौरान गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए अकबर ने 1570 से 1585 के बीच। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का से क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला है आपका तीसरा बिंदु, उसको देख लेंगे, ज़रा सेट कर लेते हैं अपनी स्क्रीन पर इसको। ठीक है, चलिए तीसरा है 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया
और कश्मीर को भी इसमें जोड़ लिया गया। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, किसकी मृत्यु के पश्चात? मिर्ज़ा हाकिम, इसका सौतेला भाई था अकबर का। ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई तो फिर काबुल पर शासन था मिर्ज़ा हाकिम का, है ना, तो इसके राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया अकबर ने। ठीक, दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम, और इसने ही अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, विद्रोह छेड़ दिया था, जिसके कारण जो है इनकी सत्ता लड़खड़ा गई थी। ठीक है, चलिए टू द पॉइंट चीज़ें देख रहे हैं हम, सीधा आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे सलीम के बारे में। ठीक है, जिनको न्याय की जंजीर भी बोला जाता है। चित्रकारी बहुत पसंद थी ऐसा माना जाता है, और चित्रकला का इनके समय में बहुत ही विकास हुआ। ठीक है, चित्रकला का मतलब काफ़ी प्रसिद्ध काल माना जाता है। ठीक है, जहांगीर का समय। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। जहांगीर, जिनको कि सलीम के नाम से भी जाना जाता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ठीक, अच्छा इनके बारे में थोड़ी चीज़ें और जान लीजिए। चित्रकारी मैंने बता दिया, जहांगीर को ही न्याय की जंजीर कहा जाता है, यह भी मैंने बता दिया आपको, है ना। चलिए, और इनके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, जो सिखों के 5वें गुरु थे ना, 5वें गुरु, ठीक है, कौन थे 5वें गुरु? अर्जुन देव। ठीक है, इनको इन्होंने फांसी पर लटका दिया था। क्यों लटका दिया था? क्योंकि जो जहांगीर है वो जबरन उन पर धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि अपनी सत्ता स्वीकार करने पर बाध्य कर रहा था जहांगीर, है ना, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम आपकी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, आपके कहे अनुसार नहीं चलेंगे, इसलिए अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, एक फैक्ट ये याद रखिएगा, जो कि बड़ा ही जघन्य अपराध है। ठीक है, मेरी दृष्टि के अनुसार, लेकिन इतिहास में ये चीज़ें हुई हैं, तो याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने इतिहास की दृष्टि से भी। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, हम देखिए राजकुमार खुर्रम, ठीक है, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, उसने विद्रोह किया, है ना। तो मुगल साम्राज्य में ना मेन यही होता था। ठीक है, जो भी बेटे होते थे, थोड़े से बड़े होते थे, ले भाई विद्रोह कर दिया, है ना, अपने पिताजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आज के समय में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ उस समय तो साम्राज्य था, इस समय आज के समय में तो इतना कुछ साम्राज्य नहीं है, फिर भी विद्रोह हो रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें इतिहास से चली आ रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, है ना। जो शख्स एक बच्चे को पालता है, बचपन से बड़ा करता है, संभालता है ना, उसकी खुशी में खुश होता है, उसके दुख में दुख होता है, और बड़ा होकर के वही विद्रोह कर देता है, तो कितना दुख या कितनी खुशी मिलती होगी एक पिता को, आप समझ सकते हैं, है ना। चलिए, फिलहाल ये सामाजिक मुद्दा है, आगे चलेंगे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो कि असफल रहे। ठीक है, अब पता है भाई भाई, है ना। अब वो उनकी पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी नूरजहां, वो चाहती थी कि भाई जहांगीर ही शासक रहें, है ना, शाहजहां को हटा दिया जाए, है ना, हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया, है ना, साइड कर दो, है ना। चलिए, फिलहाल शाहजहां जो थे वो इनके बेटे थे जहांगीर के। ठीक है, खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है इनको, यह मैंने बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, खुर्रम के नाम से इतिहास में किसको जाना जाता है? शाहजहां को। ठीक है, और सलीम के नाम से जहांगीर को। ये 2-3 चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलेंगे। बाकी चीज़ें मैंने बता दी आपको, जी हाँ बिल्कुल बता दी हैं। चलिए, अब आ जाते हैं हम शाहजहां पर। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, पहले इतना बता देते हैं। जी हाँ, इसको ऊपर कर देते हैं, है ना। चलिए, शाहजहां, इनका टाइम पीरियड है 1627 से 1658 तक। ठीक है, ताजमहल जैसी अनुपम कृति इन्हीं की देन है, मैं बताता चलूँ। ठीक है, खुर्रम के नाम से जाना जाता है, मैंने लिखा भी हुआ इधर भी, और ऑलरेडी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनके युग को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है,
मतलब इनके समय में काफ़ी इमारतों का विकास हुआ, ठीक है, काफ़ी चीज़ें निर्मित की गई, तो इसलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहाँ के काल को, ठीक है। चलिए, दक्कन में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदोलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफ़ाविदों के हाथ में चला गया, ठीक है। कांधार जो था, जो कि इनके हक में था, मतलब इनके अंडर में था, जिस पर आक्रमण करके कांधार को अपने साम्राज्य में मिलाया गया था, है ना, मुगल साम्राज्य में, वो भी सफ़ाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया, है ना, कि भाई सुलह कर लो, हम आपके अंडर में आना चाहते हैं, इस टाइप से। चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। शाहजहाँ जी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम। चलिए, 1657 से 1658 में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ, पहले यही होता था, ठीक है। जरा से थोड़े से बच्चे बड़े हुए कि भाई उत्तराधिकार चाहिए, है ना। 12-13 साल में अकबर जी देख लीजिए, अकबर खुद ही 13 साल में ही राजगद्दी पे बैठ गए थे, है ना। चलिए, फिलहाल इसमें औरंगज़ेब की विजय हुई। अब शाहजहाँ के कई बेटे रहे होंगे, है ना, कई बेटे हैं, है ना, या थे कह लीजिए, है ना। उसमें जो औरंगज़ेब है वो भाइयों को या तो मार दिया होगा, है ना, या तो भगा दिया होगा, खदेड़ दिया होगा डरा डुरू के, है ना, और सत्ता जो है हथिया ली। इसमें जो है औरंगज़ेब की विजय हुई और दारा शिको समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए, ये दारा शिको जो है औरंगज़ेब का भाई ही था, है ना, उसको ही मौत के घाट उतार दिया गया। 3 भाई थे, है ना। शाहजहाँ को उसकी शेष ज़िंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया, ठीक है। एक तो सत्ता भी हथिया ली किसने, औरंगज़ेब ने, उसके बाद इसने क्या किया, अपने पिताजी को ही आगरा की जेल में डाल दिया, है ना, लो भाई सड़ो, बाकी ज़िंदगी आप यहाँ बिताओ, ठीक है। चलिए, फिलहाल आगे चलेंगे। इतिहास बहुत कुछ कहता है ना, बहुत कुछ सीखने की भी आवश्यकता है हमें इससे, है ना। चलिए आगे चलेंगे। औरंगज़ेब, और ये जो हैं हमारे इस चैप्टर में, ठीक है, फ़िलहाल के लिए आखिरी मुग़ल शासक हैं, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है। मूल रूप में तो आखिरी मुग़ल शासक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन थे, ठीक है। चलिए, औरंगज़ेब, इनका टाइम पीरियड है 1658 से 1707। अच्छा, 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी, मैंने ये क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में देखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको करके जाना है, ठीक है। 1707 ज़रूर याद करके जाना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया तो रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि यहीं पर ही मुग़ल साम्राज्य एकदम कमज़ोर पड़ने लग गया था इनकी मृत्यु के साथ ही, औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही, ठीक है जी। चलिए, अच्छा एक चीज़ और बताता चलूँ इसी के साथ ही मैं, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी इन्होंने, ठीक है, और ये 9वें गुरु थे। कौन से थे? 9वें गुरु, ठीक है। तो ध्यान रखना है, औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, कारण वही, है ना, मुग़ल साम्राज्य की जो सत्ता है उसे स्वीकार ना करना, ठीक है, विरोध करना, यही कारण रहा है, ठीक है। इसलिए जो गुरु तेग बहादुर की हत्या है वो औरंगज़ेब ने करवा दी थी, है ना। एक चीज़ और मैं पीछे बता के आया हूँ, जहांगीर ने किसकी हत्या करवाई थी? अर्जुन देव की। अर्जुन देव कौन से गुरु थे? वो 5वें। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बन जाएगा गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगज़ेब, ठीक है। या फिर गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु थे? 9वें। तो नंबर भी याद रखना है, किसने हत्या करवाई ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला है आपका, अब ये पॉइंट वाइज इनके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो टू द पॉइंट चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर भी। पहला पॉइंट है, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। चलिए, सन 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजाही और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगज़ेब ने शिवाजी का अपमान किया। किसका अपमान किया? शिवाजी का। किसने किया? औरंगज़ेब ने, ठीक है। और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगज़ेब के विरुद्ध विद्रोह किया।
जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। ठीक है, अब इनके राजकुमार रहे होंगे। ठीक है, अकबर नाम रखा है औरंगज़ेब ने अपने राजकुमार का। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगज़ेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, ये ध्यान रखना है, ये हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगज़ेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगज़ेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए, है ना। हर किसी की मृत्यु के बाद आप देखेंगे मुगल सम्राट की जिसकी मृत्यु होती है उसके बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए। औरंगज़ेब खुद भी युद्ध करके ही, है ना, अपने भाई बंधुओं को मार कर ही राजगद्दी पे बैठा है ना, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी। तो यहाँ से क्या ध्यान रखना है आपको, 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखेंगे, अगला हमारा सब पॉइंट है। देखिए, मुगल शासक जितने दिए थे इस पुस्तक में उतने हम कर चुके हैं। ठीक है, बाकी आगे आने वाले टाइम पीरियड में जो भी मुगलों के बारे में हम पढ़ने को मौका मिलेगा ज़रूर पढ़ेंगे, देखेंगे, है ना। फिलहाल उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, जो उत्तराधिकार से संबंधित हैं मुगल परंपराएं क्या कहती हैं, किस प्रकार के उत्तराधिकार की पद्धति मुगल साम्राज्य में अपनाई जाती थी, उसका वर्णन यहाँ पर है, उसकी चर्चा करेंगे, है ना। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, ज्येष्ठ अधिकार का नियम क्या था, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अर्थात सबसे बड़े बेटे अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, है ना। सबसे बड़े बेटे को उत्तराधिकार दे दिया जाता था। लेकिन इस नियम में जो मुगल थे वो विश्वास नहीं रखते थे, ऐसा कहा गया है। ठीक, आगे देखिए, इसके विपरीत यानी इसका उल्टे उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो यहाँ से ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, वो ज्येष्ठ अधिकार के नियम को नहीं अपनाते थे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे कि जो सत्ता है वो बड़े पुत्र के हाथ में दे देनी चाहिए। उनका मानना था कि सभी पुत्रों में जो जायदाद है वो बराबर बांट दी जाए, है ना। ये था सहदायाद। ठीक है, लिखा भी हुआ है सहदायाद, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये मुगल नहीं चलाया था ये। ठीक है, ये थी उत्तराधिकार की उनकी परंपरा। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, आगे देखेंगे। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। जैसे कि मैंने पीछे ही बताया कि ज़रूरी नहीं है कि मुगलों की सत्ता सभी ने बराबर रूप से और समान रूप से एक ही बार में स्वीकार कर ली हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, कई वंश ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने मुगलों की सत्ता ना के बराबर स्वीकार की है या बहुत देर में जाकर के स्वीकार की है। ठीक है, उसी में ही आते हैं सिसोदिया राजपूत, है ना। चलिए, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मान्य व्यवहार किया और उन्हें जागीरें अर्थात वतन, है ना, वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से ही मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, है ना, कि हरा तो दिया लेकिन उसका जो राज्य है उसको, वतन है जो है, जागीर जो है, उसको वापस लौटा दी, है ना। क्यों लौटा दी, क्योंकि भाई और भी चीज़ों को उनको देखना था, है ना। आज की डेट में राजनीति में क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना। राजनीतिक लाभ के लिए भी देखते हैं, है ना, कहीं विरोध होता है, कहीं कुछ काम होता है, सारी चीज़ें आपके समक्ष है ना। चलिए, फिलहाल हम अपने चैप्टर पे वापस आएंगे, टू द पॉइंट चीज़ें देखेंगे। मनसबदार और जागीरदार अगला सब टॉपिक है आपका। जस्ट 1 सेकेंड, इसको फिट कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए यहाँ देखेंगे। मनसबदार और जागीर, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की अर्थात तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित करना शुरू कर दिया। ठीक है,
मुगलों की सेवा में आने वाले ये सभी नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। ठीक है, जो भी नौकरशाह में आ रहे हैं, मुगलों को सेवा अपनी दे रहे हैं, वो सब क्या कहला रहे हैं? मनसबदार। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, टू द पॉइंट की चीज़ें देखेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपको बताते चले। प्रत्येक चैप्टर, अर्थात मैं कहूँ प्रत्येक क्लास, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम क्लास 7th का कर रहे हैं, हिस्ट्री। ठीक है, जब इसके चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं, 8-10 चैप्टर जो भी हैं कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इसी NCERT बुक, ठीक है, इसी इतिहास की बुक पर आधारित MCQ सीरीज़ आएगी, या तो एक पार्ट में या तो 2 पार्ट में, वो क्वेश्चन पर निर्भर करता है कितने क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। MCQ सीरीज़ आएगी जो कि आपके रिवीजन के लिए लाभदायक होगी। ठीक है, आप एग्ज़ाम के एंड टाइम पर आप इसे रिवीजन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को एक नई धार दे सकते हैं। ठीक है, उसको और बढ़ा सकते हैं। ठीक, और यही चीज़ क्लास 6 का, ठीक, क्लास 6 की हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और इन सब की ही MCQ सीरीज़ भी हम प्रोवाइड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में आके विज़िट कर सकते हैं और अपनी तैयारी में एक नया आयाम जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ठीक है, यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। ठीक है, चलिए, कुछ चीज़ समझ में आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पेज से आपको क्या ध्यान में रखना है? इस पेज से आपको ध्यान रखना है मनसब। ठीक है, मनसबदार मैं बता चुका हूँ किसे कहते हैं। मनसब होता है पद, अर्थात पोस्ट। ठीक है, किस पोस्ट पर, किस मनसब पर उन्हें स्थापित किया गया है। ठीक है, सरकारी हैसियत। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वर्तमान संदर्भ में मैं बात करूं, जैसे कोई टीचर लगता है, ठीक है, तो किस पोस्ट पे है? असिस्टेंट टीचर है, ठीक है, TGT है, PGT है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। ठीक है, तो ऐसा ही मनसब ये पद होता था, कौन से पद पर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। चलिए, टू द पॉइंट की चीज़ें देखने का प्रयास करते रहेंगे हम। चलिए 1 सेकेंड। चलिए, यहाँ एक छोटा सा ना पॉइंट दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे, और तकरीबन इक्ताओं के समान थी। इक्ता क्या होता है भाई? ये हम पिछले चैप्टर्स में करके आए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, इक्ता जो पिछले चैप्टर्स हिस्ट्री कर चुके हैं उनको ज़रूर पता होगा इक्ता किसे कहते हैं। ठीक है, और इक्तादार किसे कहते हैं, इक्तादार। ठीक है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, पिन करके। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ से आपको याद रखना है, ये जागीर, राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि, ठीक है, उसी को जागीर कहते थे। ठीक है जी, आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। अगला सब टॉपिक है आपका जब्त और ज़मींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, अर्थात टैक्स, अर्थात कर। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द ज़मींदार का प्रयोग करते थे, सभी के लिए ज़मींदार। ठीक है, चलिए, और मेन था यहाँ पे किसानों की उपज से ही, ठीक है, चलता था पूरा, उपज से मिलने वाला राजस्व से ही पूरा जो मुगल साम्राज्य है मुख्य रूप से चलता था, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, यही मुख्य था। कोई भी टाइम पीरियड रहा हो, देखिए बिना टैक्स के जो है कोई भी साम्राज्य या शासन नहीं चलाया जा सकता, है ना। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा जब तक, तो आपके लिए सेवाएं कहाँ से लाएंगे। वर्तमान संदर्भ में भी देखेंगे, ठीक है, जो लोग टैक्स देते हैं उन्हीं से ही सारी सेवाएं आपको दी जाती हैं, चाहे वो रोडों का बनना हो, चाहे नालियों का विस्तार हो, चाहे हाईवे हो, चाहे और सारी जो भी सुविधाएं हैं, है ना, वो सब। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। अकबर के राजस्व मंत्री तोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर, अर्थात राजस्व निश्चित कर दिया।
प्रत्येक सूबे अर्थात प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। ठीक है, यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? कौन थे? बिल्कुल सही, टोडरमल थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक सर्वेक्षण किया। ठीक है, कि किस हिसाब से राजस्व जो है वो सभी से एकत्रित किया जाए। इन्होंने क्या किया, प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडल में बांट दिया, है ना, और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर एक अलग अलग ही सूची बना दी। ठीक है, और फिर आगे देखिए जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जब्त। ठीक है, कि हर प्रांत को भाई राजस्व मंडलों में बांट दिया और प्रत्येक की हर फसल के लिए इन्होंने राजस्व दर जो है वो सुनिश्चित कर दी। ठीक है, ये जो व्यवस्था थी ये जब्त कहलाती थी। किसके द्वारा चलाई गई? अकबर के टाइम में अकबर के मंत्री जो राजस्व मंत्री थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आप बोल सकते हैं, ये संभालते थे उस समय का, टोडरमल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब भी रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांत में संभव नहीं हो पाया। मतलब कि यहाँ ये निरीक्षण नहीं हो पाया, यहाँ पर यह व्यवस्था ठीक से लागू नहीं हो पाई। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। और ये पैरा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ सकते हैं आप, स्किप कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं खुद ही बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। ठीक, अकबर को आधार मान करके लिखा गया ग्रंथ है और किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा। ठीक, चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में, इंपॉर्टेंट है। एक बार में आधा पेज देख लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, हाँ इतने में हो जाएगा। भाई साहब को ऊपर कर देते हैं। देखिए, अकबरनामा और आईने अकबरी। जो आईने अकबरी है ना, वो अकबरनामा का ही पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अकबरनामा पूरा एक ग्रंथ है, इसी का ही पार्ट है आईने अकबरी। ठीक है जी, चलिए इतना छोटा सा फैक्ट था ये। चलिए आगे चलेंगे। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को, या अबुल फजल भी बोलते हैं इनको, ठीक है, अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखें। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, अर्थात 3 भागों में बोल सकते हैं आप। ठीक, और इसका शीर्षक रखा अकबरनामा। क्या रखा? अकबरनामा। इन्होंने पहली जिल्द में बताया, पहली जिल्द में क्या बताया? पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। ठीक है, अकबर के पूर्वज क्या चाहते थे, ठीक है, उनका उद्देश्य क्या था, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, उन सब के बारे में, मतलब पूर्वजों के बयान के बारे में पहले जिल्द में बताया गया है। कई बार ऐसे ही पूछा जाता है कि अबुल फजल द्वारा जो लिखित ग्रंथ है अकबरनामा, उसका जो पहली जिल्द है उसमें क्या है। ठीक है, उसमें पूर्वजों का बयान है अकबर के। ठीक, चलिए दूसरी जिल्द में क्या है? दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। जो भी घटनाएं घटी अकबर के शासनकाल के दौरान, उन सभी का वर्णन जो है वो दूसरी जिल्द में है। ठीक है, ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे, इसको फिट कर लेते हैं पहले अपनी स्क्रीन पर ताकि समझाने और समझने में आसानी हो। चलिए देखिए, तीसरी जिल्द का शीर्षक रखा इन्होंने आईने अकबरी। क्या रखा? आईने अकबरी। जैसे कि मैं पीछे ऊपर भी बता के आया हूँ कि जो आईने अकबरी है वो अकबरनामा का ही एक भाग है। ठीक है, चलिए इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, ठीक है, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस पेज से आपको क्या ध्यान में रखना है? इस पेज से आपको ध्यान में रखना है ये, ठीक है, कि अकबरनामा जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखित है? अबुल फजल के द्वारा, या अबुल फजल के द्वारा। ये किसके शासनकाल में दरबारी कवि रहे हैं, या दरबारी लेखक बोल लीजिए, कवि नहीं लेखक, ठीक है, या इतिहासकार बोल लीजिए, है ना। तो ये रहे हैं अकबर के दरबार में। ठीक, जिस हिसाब से जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे उस हिसाब से वैसे वैसे बना के मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आईने अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? बिल्कुल सही, अकबरनामा का। ठीक है, अकबरनामा कितने भागों में या कितनी जिल्दों में लिखा है? 3 जिल्द में। पहली जिल्द में क्या है? पहली जिल्द में है
अकबर के पूर्वजों का बयान। दूसरी जिल्द में क्या है, ठीक है, अकबर के शासनकाल के दौरान जो भी घटनाएं हुई हैं दूसरी जिल्द में वो है। तीसरी जिल्द में क्या है, अकबर की जो भी शासन व्यवस्था है उन सब के बारे में है तीसरी जिल्द में। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं। आईन अकबर, ये तीसरी का नाम बताना भूल गया, तीसरी का नाम है आईन अकबरी। प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, इन सभी का और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा है तीसरी जिल्द में। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखेंगे अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र। देख लेते हैं अभी नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। ये मैं चीज़ ऊपर ही बता चुका हूँ, ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे इसको, आगे चलेंगे। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। ठीक है, बोलते नहीं वह उस सूबे से आता है, वह उस सूबे से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। ठीक है, जो सूबे मतलब पर्टिकुलर सूबे को जो चलाते थे, जो शासन करते थे, प्रमुख शासक होता था, उसको सूबेदार कहते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। ठीक है जी, सूबा क्या है पता चल गया, सूबेदार कौन है पता चल गया, आगे चलेंगे। चलिए टू द पॉइंट। आगे हैं, प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। है ना, जस्ट वन सेकेंड, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। जी हाँ, इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी कौन है, सैनिक वेतन अधिकारी, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक, और सदर थे धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में टू द पॉइंट बन सकते हैं, तो आप इन शब्दों को और इनसे संबंधित मंत्रियों को ज़रूर याद करके जाएं एग्जाम में। ठीक है, चलिए। फौजदार सेनानायक होते थे, ये तो डायरेक्ट है। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी, ये भी कर लेंगे। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है आपकी ये पहली और दूसरी, ये जो बख्शी हैं, ठीक है, ये सैनिक वेतन अधिकारी हैं, और दूसरा है सदर। ठीक है, क्योंकि अलग ही नाम जा रहा है, ऐसा लग रहा है सदर मार्केट की बात हो रही है। ठीक है, सदर मार्केट नहीं है ये, सदर होते थे उस समय जो धर्म से संबंधित धार्मिक कार्य किए जाते थे ना, उनको संभालने वाले जो मंत्री होते थे वो। ठीक है, धार्मिक या धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है। तीसरा इधर है वित्तीय अधिकारी, दीवान कहलाता था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव देख लेते हैं, क्या प्रभाव रहा। चलिए आगे चलेंगे। मेहरुनिसा, ठीक है, मेहरुनिसा ही जो है वो नूरजहां है। ठीक है, मेहरुनिसा ने सन 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। ठीक है, पहले तो इनका नाम मेहरुनिसा था, जब जहांगीर से इन्होंने विवाह किया उसके पश्चात जहांगीर ने इनको उपाधि दी नूरजहां की। ठीक है, नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहीं और उसको समय समय पर सहयोग देती रहीं। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। किसके सिक्के? चांदी के, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य, कौन सा वाक्य? रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ से क्या ध्यान रखना है, यहाँ से दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। जहांगीर की पत्नी का नाम मेहरुनिसा, बाद में किस नाम से जानी गई? नूरजहां। इनके सम्मान में किसके सिक्के जारी किए? चांदी के। किसने जारी किए? जहांगीर ने। ठीक है, और क्या लिखा होता था इन सिक्कों पर? रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। एक साइड तो ये, और एक साइड एक और स्वयं उनके यानी जहांगीर के खिताब उत्कीर्ण होते थे, भाई क्या क्या विजय उसने प्राप्त की है। ठीक है, चलिए आशा चीज़ समझ में आ गई होंगी। टू द पॉइंट चलेंगे, नेक्स्ट आगे आएंगे। जस्ट वन सेकेंड, ओके, चलिए। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? अकबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन एक एक नंबर बड़े आसानी से लेकर चले जाते हैं, और हमारा सिलेक्शन एक एक नंबर पर कितना निर्भर करता है, जो एक नंबर से छूट जाता है उससे जाकर पूछिए। ठीक है, आगे चलेंगे। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा कौन होते हैं?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ध्यान है, नहीं ध्यान है, पिछली वीडियोस जाके ज़रूर देखिए हिस्ट्री की, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो कि रोमन कैथलिक होते थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। यह चर्चाएं इबादत खाना में होती थी। कहाँ होती थी? इबादत खाने में। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं, मतान्धता क्या होता है? ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए आंख बंद करके स्वीकार कर लो आप। ठीक है, तो वो वही कह रहे थे कि अकबर की समझ बनी जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं, जो कि गलत है, वे अक्सर कट्टर होते हैं। ठीक है, उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा कर देती हैं। ठीक है, कि बिना कुछ सोचे समझे आप विश्वास कर लोगे उन चीज़ों पर। ठीक है, वो तो कट्टर बात को ही फैलाएंगी ना, है ना। तो इस अनुभव से ये अनुभव अकबर को सुलेह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। उन्होंने एक नई पद्धति विकसित की जिसे सुलेह कुल या सर्वत्र शांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये शब्द याद रखना, ये शब्द डायरेक्ट आ जाएगा एग्जाम में। सुलेह कुल की नीति का विचार किसने दिया या सर्वत्र शांति का विचार किसने दिया? अकबर ने दिया। ठीक है, क्या कहता था ये विचार? इसमें सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। ठीक है, किसी में अंतर नहीं करती थी, बल्कि अर्थात अपितु, ये देखिए, जस्ट 1 सेकेंड, जी हाँ, इधर देखिए। ठीक है, सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु अर्थात बल्कि इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति प्रबल था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही अकबर के समय की। ठीक है, अकबर के प्रशासन की, कि उन्होंने ऐसी सोच विकसित की। ठीक है, सुलेह कुल, ध्यान रखना, सर्वत्र शांति। नेक्स्ट आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अब देखिए अबुल फजल जी भी कुछ कह रहे हैं सुलेह कुल के बारे में, देख लेते हैं। अबुल फजल ने सुलेह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। ठीक है जी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है और इस वीडियो का लंबा होने का कारण आप खुद समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में या फिर हिस्ट्री के चैप्टर में आप देख ही सकते हैं सब में कितने फैक्ट्स हैं। फिर भी हम टू द पॉइंट चीज़ों को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जब हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो हर एक फैक्ट को हम लेकर चलेंगे साथ में, बेशक से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। ठीक है, आपको संयम रखना होगा और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना होगा। क्यों? क्योंकि ये बेस है आपका, एनसीईआरटी आपका बेस है और आपका आधार कमज़ोर हो गया ना तो आप इस पर जितनी मर्जी बिल्डिंगें खड़ी करेंगे वो सब ढह जाएंगी। ठीक, तो बेस को मजबूत करने के लिए हर उस फैक्ट को हमको लेके चलना है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। आपको पता है जैसे ही शासक कमज़ोर होने लगता है उसके जो नौकर चाकर होते हैं, मंत्री होते हैं, सैनिक होते हैं, वही सत्ता हथिया लेते हैं। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के साथ भी यही चीज़ हुई। ठीक है जी, आगे देखेंगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, है ना, लेकिन मानते रहे हाँ भाई मुगल सम्राट राजा है नाम का, हाँ चलो ठीक है ना। 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, विस्तार से चर्चा करेंगे अगले पार्ट में, कोई बात नहीं, चलिए अगले पार्ट में देख लेंगे। देखिए हर चैप्टर में जब कंप्लीट हो जाता है ना चैप्टर तो उसी समय इतिहास में और विश्व के अन्य क्षेत्रों में क्या क्या चल रहा होता है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो राजा और रानियां करके भी यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपके क्वेश्चंस है जो कि चैप्टर क्लास में हम करते ही हैं। ठीक है, फिलहाल देख लेंगे टॉपिक राजा और रानियां, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। क्योंकि हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो इसको भी हम स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियां थे। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान,
ठीक है, इनका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट रखिए और साम्राज्य ओटोमन तुर्की और सुल्तान सुलेमान शामिल हैं। उसके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया, ऑस्ट्रिया को घेर लिया, उसकी फ़ौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। ठीक, अब मेन देखिए यहाँ पर सम्राट को अल कानूनी अर्थात विधि निर्माता का खिताब दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट रखिए। किसके काल में? सुल्तान सुलेमान के काल में। इनका साम्राज्य का नाम क्या था? ओटोमन तुर्की या ओटोमन साम्राज्य या राज्य। ठीक है, यहीं तक करना है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक पैराग्राफ और है, उसको देख लेते हैं। ठीक, अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। देखते हैं कौन कौन है। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, ईरान का सफावी शासक शाह अब्बास और इनसे ज़्यादा कहीं विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलयेविच, जो इवान दी टेरिबल के नाम से कुख्यात है। कुख्यात यानी कि बुरे तौर पर प्रसिद्ध होना, है ना। प्रख्यात यानी अच्छे तौर पर, है ना। प्रसिद्ध यानी अच्छे तौर पर, लेकिन कु लग गया स्टार्टिंग में, यानी बुरे तौर पर जो प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो कि ज़रूरी है करना। ठीक है, कोई भी एग्जामिनर हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा ले और आपके एग्जाम में पुटअप कर दे। ठीक है, तो हम जो लोग देखते आ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, पहले से जुड़े हुए हैं, वो ये जानते हैं कि हम किसी भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करते हैं और टू द पॉइंट चीज़ों को देखते हुए चलते हैं, है ना। कई बार होता नहीं हमारे पास टाइम नहीं है ना, ऐसे ही क्या पता है एग्जामिनर के पास टाइम ना हो, है ना। और वो भी क्या करे भाई, बुक्स उठाए और बुक्स के पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हीं को ऑप्शन वाले में कन्वर्ट करके और क्वेश्चंस पुटअप कर दे, है ना। और आप सोचेंगे भाई क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, हम तो पूरा चैप्टर पढ़ गए, ये तो देखा नहीं कहीं, है ना। तो इसलिए क्वेश्चंस को यहाँ पर सम्मिलित करने का उद्देश्य यही है मेन, है ना। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर मिलान दिया गया है, देखिए सही जोड़े बनाए। ठीक, 3 3 6 3 3 6। ठीक है, दाहिनी ओर भी 6 हैं, बाईं ओर भी 6 हैं। कई ऑप्शन वाले हमने देखे हैं, किसी साइड कम होते थे, ज़्यादा होते थे, है ना, अगर आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, लेकिन यहाँ पर बराबर है। ठीक है जी, दाएं और बाएं दोनों ओर 6 6 हैं, तो मैं पढ़ रहा हूँ इनको। बाएं साइड है मनसब, मंगोल, सिसोदिया राजपूत, राठौर राजपूत, नूरजहाँ और सूबेदार। ठीक है, 6 बिंदु इधर हैं, 6 बिंदु इधर हैं। मारवाड़, गवर्नर, उज्बेक, मेवाड़, पद, जहांगीर। ठीक है, ये बिंदु है। ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये दिख तो रहा है, सब आपने मिलाया भी हुआ है, तो आप बोल क्यों रहे हैं? देखिए आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। ठीक है, हम लोग जो हैं बहुत खुश नसीब हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं देख सकते हैं, दृष्टिबाधित हैं, विशेष छात्र की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है उनको। तो उन्हें भी हमारा चैनल प्रयास कर रहा है कि समावेशित रूप से सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि किसी को भी नहीं छोड़ना है, जितने लोगों को हो सके उन तक शिक्षा प्रदान की जाए। तो मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि वो भी अपना दिमाग लगा के इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर सकें। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। मनसब, मनसब मैंने बताया था, मनसब होता है पद। ठीक है, तो मनसब जो है वो आपका पद से मिल जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। मनसब जो है वो पद से मिल जाएगा आपका, ये पद होता था। ठीक, और दूसरा है आपका मंगोल। ठीक है, मंगोल के अंतर्गत ही उज्बेक थे जिनके साथ कई बार विद्रोह हुआ। ठीक है, अकबर ने भी किया, है ना, और शासकों ने भी किया, ये मैं बता चुका हूँ। आगे देखेंगे। अगला है आपका सिसोदिया राजपूत, इनका शासन था मेवाड़ पर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका राठौर राजपूत, इनका शासन था मारवाड़ पर। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला है नूरजहाँ, नूरजहाँ बेगम थी जहांगीर की, तो ये जहांगीर से मिल जाएंगी। ठीक है, और वाइट चलेगा क्या? अरे वाह, वाइट कलर भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, वाइट ले लेते हैं। चलिए सूबेदार, सूबेदार आज के गवर्नर। ठीक है, जो आज के गवर्नर कहलाते हैं उस समय वो सूबेदार ही होते थे, जो सूबे को संभालते थे। सूबा यानी प्रांत। ठीक है, ये चीज़ हम करके आए हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, भविष्य के लिए रख सकते हैं। बाकी ये वीडियो तो हमेशा के लिए उपलब्ध रहेगी यूट्यूब पर, आप जब मर्जी आकर के देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। यहाँ देखिए कुछ रिक्त स्थान भी दिए गए हैं। ठीक, उन्हें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं,
तो इसको भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे हम। ठीक है जी, चलिए। रिक्त स्थान भरें। सबसे पहला है डैश अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। बिल्कुल सही, काबुल थी, और काबुल हम करके भी आए हैं। ठीक है, और इसको अकबर ने हरा दिया था शायद, है ना, जहाँ तक हमने पढ़ा है, पीछे पढ़ के आए हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं, आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। ठीक, अगला देखेंगे। अगला खाली स्थान है दक्कन की 5 सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर, डैश और डैश थी। ठीक है, 3 देखो 3 सल्तनत दे रखी हैं और 2 सल्तनत आपको खाली स्थान के रूप में पूछी हैं। ठीक है, जिसमें से कौन कौन सी दे रखी है? बरार, खानदेश और अहमदनगर। ये दक्कन की सल्तनत है, इसमें 2 सल्तनत मिसिंग है। कौन कौन सी थी? बिल्कुल सही, एक थी आपकी बीजापुर और एक थी गोलकुंडा। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इन 5 को याद कर लेना है आपको। दक्कन की 5 सल्तनत ये थी, बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, 2 खाली स्थान हो रह गए आपके। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था, ठीक है, तो सवार उसके डैश को दिखाता था। यहाँ पर सिंपल है सैन्य उत्तरदायित्व। ये क्वेश्चन मुश्किल ही बनेगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि खालिस्तान में तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना के बराबर बनेगा मेरे हिसाब से। आखिरी वाला इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाला देख लेते हैं। आखिरी आपका, अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी डैश के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। किसको बनाने में? धर्म संबंधित एक नीति बनाई थी अकबर ने, और उसमें मदद की थी, सहायता की थी अबुल फजल ने। बिल्कुल सही, सुलेह कुल नाम था उसका। क्या नाम था? सुलेह कुल। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकबर के द्वारा चलाई गई। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए, ये था आपका चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है ना। ये हमने किया है हिस्ट्री का चैप्टर 4। ठीक है, मुगल साम्राज्य। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि आप बिल्कुल बहुत कम करते हैं। तो इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, तो ज़रूर साथियों के साथ शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक करें। धन्यवाद।